ही। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कहां वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं, नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल की, जहां पर कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना बताई गई है। तो मौसम को लेकर यह बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, नजर बना के रखें। बात करें तमिलनाडु की, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका है, तो यहां पर भी बरसात को लेकर संकेत दिए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, भीषण शीतलहर के आसार बताए गए हैं, तो यहां पर शीतलहर को लेकर संकेत जारी किए गए हैं, नजर बना के रखें। मध्य महाराष्ट्र की बात करते हैं, कहीं कहीं चल सकती हैं तेज सर्द हवाएं, तो यहां पर भी संकेत जारी किए गए हैं सर्द हवाओं को लेकर, नजर बना के रखें। बात करें विदर्भ की, चल सकती हैं सर्द हवाएं, तो यहां पर भी सर्द हवाओं को लेकर अपडेट जारी किया गया है मौसम के लिहाज से। ये आज की 5 बड़ी खबरें हुई। अब मौसम के लिहाज से देश भर के तमाम राज्यों में क्या अलर्ट जारी किया गया है, ये भी जानना जरूरी है। तो कहां पर सावधानी बरतनी है, कहां नजर बना के रखनी है, आइए जान लेते हैं मौसम अलर्ट के इस सेगमेंट में अपने एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की संभावना है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज तथा तेज हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश और केरल में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब आप बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश के तमाम हिस्सों में मौसम में क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको बताएंगे बरसात को लेकर क्या संकेत रहने वाले हैं, कहाँ ज़्यादा बरसात हो सकती है, कहाँ बरसात की संभावना नहीं है और कहाँ पर कम बरसेंगे बादल। ये सारी जानकारी आपको देंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। शुरुआत करते हैं, मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से इसमें दर्शाया जाता है। जान लेते हैं क्या संकेत जारी किए गए आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। इस हिस्सों में कोई बरसात देखने को नहीं मिलेगी। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात कर ले, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के संकेत नहीं है। बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की, जिसमें अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं बात करें लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पर कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मैदानी भाग की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन दीव की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। वहीं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। बात करें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की, तो कई क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया पिछले 24 घंटे के भीतर। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से इन हिस्सों में देश के ऐसा
ऐसा मौसम देखने को मिला जहां पर कई जगहों पर काफ़ी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। और इसके बाद ही बात करें दक्षिण भारत की, जिसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां पर कई इलाकों में बरसात दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के भीतर तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु की बात करें तो कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। केरल की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ हिस्सों में काफ़ी बरसात दर्ज की गई है। तो मौसम के लिहाज से पिछले 24 घंटे में कैसा मौसम रहा, इसकी जानकारी हमने आपको दी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति में कितना बदलाव दर्ज किया गया है। इस सेगमेंट में आपको बताएंगे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की गई देश के तमाम हिस्सों में। तो शुरुआत करते हैं, जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी है। तो नज़र डालते हैं झारखंड पर, जहां पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। तो सामान्य से कम की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया तापमान। बात करें तेलंगाना और भीतरी उत्तर कर्नाटक की, तो आप यहां पर भी देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान रहा वो सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। साथ ही बात कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया। तो मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में भी न्यूनतम तापमान जो रहा वो सामान्य से कम की श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। बात कर लें मराठवाड़ा की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। तो मराठवाड़ा में भी तापमान सामान्य से कम की श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी 5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की श्रेणी में दर्ज किया गया। इसके साथ ही सामान्य से कम ही तापमान दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान के बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो राजगढ़ में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है 5.8 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। अब बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। मराठवाड़ा की बात करें सबसे पहले, यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिला। दक्षिण भारत के कुछ और हिस्सों की बात कर लें, केरल के कन्नूर में देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है 35 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान केरल के कन्नूर में रिकॉर्ड किया गया। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के तमाम हिस्सों में कैसी रही है और इसके अलावा बाकी हिस्सों में क्या स्थिति देखने को मिल रही है तापमान की। आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं।
तो हमने देखा देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से दर्ज की जा रही है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने का एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मतदान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतें? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। बदलते हुए मौसम के साथ, बदलते हुए तापमान के साथ देश के तमाम हिस्सों की आबो हवा में कितना सुधार हुआ, यानी कि वायु गुणवत्ता कितनी बदली है, आइए ये भी जान लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 130 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई में वायु की गुणवत्ता कम खराब रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 210 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया, जो भी औसत श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं पटना की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 223 दर्ज किया गया, जो कम खराब श्रेणी में है। हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। अंत में अहमदाबाद की बात करें, यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब आपको बताते हैं देश भर के तमाम जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां पर आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, वहां के तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की जा सकती है, कैसे रहने वाले हैं मौसम के संकेत। ये सारी जानकारी आपको इस सेगमेंट में देंगे ताकि आप आने वाले 4 दिनों की तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं आने वाले 4 दिनों का हाल कैसा रहेगा जम्मू कश्मीर के कटरा में। बात करें सबसे पहले बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आने वाले 4 दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है कटरा के अंदर। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान का हाल बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही 4 दिन मौसम साफ रहेगा और तेज धूप खिलने के भी आसार बताए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की तरफ, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहां पर भी मौसम साफ रहने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान की बात की जाए 18 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा 4 दिनों के भीतर और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहाँ पर भी हैं। इसी प्रकार से मौसम यहाँ पर साफ रहने वाला है। चारों दिन तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल और तापमान इस प्रकार से बदलता हुआ नजर आएगा। बिहार के बोधगया की ओर रुख कर लेते हैं और बात करते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम एक समान के संकेत हैं। चारों दिन मौसम साफ रहने वाला है, तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें 28 डिग्री सेल्सियस तक के हिसाब से अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से बिहार के बोधगया में मौसम का हाल और तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। बात करें असम के सिलचर की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन मौसम एक समान के संकेत यहां पर भी हैं। कई क्षेत्रों में काफी घना कोहरा छाया हुआ देखने को मिल सकता
सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी सिलचर के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। साथ ही घना कोहरा चारों दिन के संकेत हैं। बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम यहाँ पर भी एक समान के संकेत दिखा रहा है। आज चारों दिन यहाँ पर भी कई क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ दिखाई देगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल ऐसा रहेगा। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आ सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। और इसी प्रकार से आगे बढ़ लेते हैं और अब बात करते हैं तमिलनाडु के मदुरई की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के 3 दिन कुछ क्षेत्रों में बरसात के आसार बताए जा रहे हैं। शनिवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 से 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक का हाल न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र के पुणे की तरफ। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के 3 दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। 3 दिन तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। शनिवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। राजस्थान की ओर रुख कर लेते हैं और बात करते हैं उदयपुर की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहाँ पर भी चारों दिन मौसम साफ रहने वाला है। तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। बात करें उज्जैन की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहाँ पर भी कई क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास का हाल न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मौसम का हाल, तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से नजर आने वाली है। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की। इस समय फसलों को देखभाल की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि मौसम में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में फसलों की देखभाल के कौन से तौर तरीके उचित हैं, कैसे आपको फसलों की देखभाल करके अच्छी पैदावार के लिए आगे बढ़ना है, आइए जान लेते हैं अपने एंकर कृषि के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा के उत्तरी मध्य पठारी इलाकों के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के उत्तर पश्चिमी पठारी इलाकों में इस समय गेहूं की बुवाई की जा सकती है। साथ ही ओडिशा में इस मौसम में मूंग की बुवाई भी की जा सकती है। ओडिशा के उत्तर पूर्वी तटीय मैदानी इलाकों के किसान गोभी, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगा लें। साथ ही यहाँ इस मौसम में उड़द, मसूर और सरसों की बुवाई की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों के किसान इस समय मक्का की बुवाई शुरू कर दें। यहाँ के कृष्णा गोदावरी इलाकों के किसान मक्के की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। आंध्र प्रदेश के कम वर्षा वाले इलाकों के किसान मूंगफली की बुवाई कर लें। वहीं आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में किसान उड़द की बुवाई कर सकते हैं। तेलंगाना के उत्तरी तेलंगाना में इस मौसम में सरसों, लोबिया और सूरजमुखी की बुवाई की जा सकती है। वहीं तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों में किसान मूंगफली, कुसुम, सरसों और मक्का की बुवाई कर सकते हैं। केरल के उच्च ऊंचाई वाले इलाकों के किसान अदरक की पकी फसलों की खुदाई का काम कर लें। यहाँ के उत्तरी इलाकों में धान की बुवाई की जा सकती है। केरल के दक्षिणी इलाकों में किसान केले के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी इलाकों के किसान धान और मूंगफली की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा इलाकों के किसान केले के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसके साथ ही भारत के तमाम हिस्सों में इस समय तमाम तरह की फसलें लगी हुई हैं, उन फसलों की देखभाल करना भी अनिवार्य होता है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में कौन सी देखभाल आपको करनी है, कौन सी विधि को अपनाना है, आइए जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल से।
मध्य प्रदेश में खड़ी फसलों की सुरक्षा के लिए सुबह या शाम के समय सिंचाई करें। संवेदनशील पौधों को कपड़े या प्लास्टिक कवर से ढक दें तथा मल्च का उपयोग करें। उत्तर मध्य महाराष्ट्र में खड़ी फसलों में शाम या सुबह के समय हल्की और निरंतर सिंचाई करते रहें। पश्चिमी विदर्भ में नींबू वर्गीय पेड़ों में सिंचाई प्रदान करें तथा मल्चिंग करें। राजस्थान में गेहूं, चना और जौ की बुआई जारी रखें। पछेती फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई करें। आंध्र प्रदेश में साफ मौसम के दौरान परिपक्व धान एवं मक्का की कटाई तथा मूंगफली की खुदाई का कार्य जारी रखें और कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। रबी मक्का, मूंगफली और कुल्थी की बुआई करें। बंगाल चना की बुआई पूर्ण कर लें। धान, कुल्थी और उड़द की फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। जम्मू एवं कश्मीर में गेहूं की बुआई जारी रखें। मटर, चना और मसूर की बुआई पूर्ण कर लें। आलू, मूली, सलजम और गाजर में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। हिमाचल प्रदेश में गेहूं की बुआई जारी रखें। प्याज की नर्सरी बुआई करें तथा उपलब्ध पौधों की रोपाई शुरू करें। पत्ता गोभी, ब्रोकली और फूल गोभी में सिंचाई प्रदान करें। उत्तराखंड में परिपक्व मूंगफली की खुदाई और मटर की पकी हुई फलियों की तोड़ाई कर लें तथा कटी हुई उपज को हवादार स्थान पर संग्रहित करें। गेहूं और सरसों की बुआई जारी रखें। प्याज और आलू की रोपाई पूर्ण कर लें। चना, मसूर और मटर की फसल में निराई का कार्य करें। तो बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखकर खेती किसानी में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल का चुनाव करना बेहद आवश्यक होता है। आज की फसल में हम बात करेंगे गाजर की बुआई को लेकर। इस समय गाजर की बुआई को लेकर भी महत्वपूर्ण है। कैसे आपको इसमें आगे बढ़ना है, जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करे। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। हमेशा की तरह आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को खेती किसानी में काफ़ी लाभ हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। बने रहे DD किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं
देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं अरहर के भाव की। गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का भाव रहा 5,600 रुपये प्रति क्विंटल। केरल की पालक्कड़ मंडी में अरहर की खरीद हुई 11,900 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अरहर के सौदे हुए 10,320 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब जानते हैं लौकी के भाव। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में लौकी का भाव रहा 1,250 रुपये प्रति क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी की खरीद हुई 4,250 रुपये प्रति क्विंटल पर और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में लौकी का कारोबार हुआ 3,750 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब नजर डालते हैं सेब के बाजार पर। पंजाब की लुधियाना मंडी में सेब का भाव रहा 2,500 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की उदयपुर मंडी में सेब बिका 3,000 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब के सौदे हुए 4,500 रुपये प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। आपके लिए एक शुभ समाचार। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 19 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:30 बजे किसान भाइयों और बहनों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। इसके पहले प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में पहले ये राशि अंतरित की जा चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित भी करेंगे और ये दिन प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मेरी आपसे अपील है, प्रधानमंत्री जी को सुनने और राशि के अंतरण को प्रत्यक्ष रूप से देखने आप प्रत्यक्ष रूप से जरूर जुड़िए। कृषि विज्ञान केंद्रों में, राज्य स्तरीय कार्यक्रम या जिला स्तरीय कार्यक्रम में, अपने पंचायत में होने वाले कार्यक्रम में, मंडियों के कार्यक्रम में, किसान समृद्धि केंद्रों के कार्यक्रम में, कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं आप जरूर भाग लीजिए। अन्नदाताओं के सम्मान का है दिन। आइए इस उत्सव में आप भी भाग लीजिए। आज हम बात करेंगे पीले सोने की, जो धरती से निकलता है। कनक एक ऐसा गोल्डन रेवोल्यूशन है। क्या ये माने कि इस बार का प्रोडक्शन 1300 लाख मीट्रिक टन को पार करेगा? जितना भी वीट बिका है सब एमएसपी के ऊपर बिका है। वर्ल्ड में गेहूं की स्थिति अच्छी है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। क्या हुआ नवाब साहब, सब खैरियत तो है? साजिदा दिल्ली गई है, दंगों के बीच फंस गई। हमिदुल्लाह को मैंने समझाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो जिद पर अड़ गया है। बहुत जिद्दी आदमी, स्टबर्न है। जिन्ना ने तो खाली हाथ वापस भेज दिया ना, एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया। और भोपाल की जनता जो है वो पाकिस्तान में जुड़ने के विरोध में है। सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर
बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।